Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar, Department of Education, BBD University, Lucknow। आज हम चर्चा करेंगे फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि फ्लेंडर ने जो शिक्षक क्लास में कक्षा में व्यवहार करता है उसको उनने 10 कैटेगरीज में बांटा। फ्लेंडर ने कहा कि जो शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो 2 तरह के व्यवहार करता है, पहला वर्बल यानी कि शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। तो फ्लेंडर ने जो है वर्बल बिहेवियर को 10 कैटेगरी में बांटा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करी थी। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस का प्रोसीजर। किस तरह से आप फ्लेंडर ने जो 10 कैटेगरीज बताई उन कैटेगरी के आधार पर हम किस तरह से जो है बजने शिक्षक के व्यवहार को एनालाइज करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें की जानकारी ज़रूरी है। पहली जानकारी क्या कि आपको 10 कैटेगरीज बहुत अच्छे से सब पता होनी चाहिए, उनका क्रम क्या है। अगर 1 नंबर पे जो है वही रहेगी, 2 नंबर पे वही, अपने इससे नंबर नहीं चेंज होने हैं और क्रम हमारा वैसा ही रहना है। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात, हमको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पता होनी चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक है फ्लेंडर एनालिसिस। आज हम ये लेंगे, बेसिकली आज हम लेंगे इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है ना आपका, जब हम इसके, अब हमने आपको 10 कैटेगरीज बता दी हैं, किस तरह से हम इसको, अगर आपसे कहा जाए कि शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, आप जाके उसके कक्षा में होने वाले व्यवहार का वो एनालाइज कीजिए। तो आप क्या करेंगे भाई, पहले तो आपको 10 कैटेगरीज का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी कैटेगरी किस नंबर पर आती है। दूसरा, आपको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, इसके रूल्स क्या है ना। रूल के लिए आपको कुछ चीज़ें, वैसे तो आपको बता ही दिया है हमने कि भाई 10 कैटेगरीज है आपको, कि भाई 10 कैटेगरीज में 1 कैटेगरीज हमारी किस में आनी है, दूसरी कैटेगरी कहाँ आनी है भाई। जो हर 3 सेकंड में, सबसे पहले जो रूल है हम पहले ये जानेंगे, जो हमारी हर 10 सेकंड के बाद जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है उसको हम नोट करते जा रहे हैं। मान लो उसने आस्किंग क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें आपने 3 सेकंड तक वो क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन वाली टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो आप उसको 2 कैटेगरी लिख देंगे। तो कैटेगरीज आपको लर्न, अगर आपको याद भी नहीं होती तो हम एक पेपर पे लिख के रख लेना चाहिए, जिससे हमारी कोई गलती ना हो। और एक घड़ी भी होनी चाहिए पास में, जो को आपको हर एवरी, अगर 30 मिनट भी टीचर पढ़ा रहा है तो हर 3 सेकंड में होने वाली एक्टिविटीज़ को आपको क्या करना है, लिखते जाना है। हो सकता है 3 सेकंड हो जाए तब भी एक आस्किंग क्वेश्चन वाली कैटेगरी चल रही है, तो आप दोबारा से उस कैटेगरी को क्या करेंगे, लिख देंगे। मान लो 10 किसके लिए है कैटेगरी, साइलेंस और कंफ्यूजन। अगर कक्षा में शांति है तो आपने क्या करा, 10 कैटेगरी लिख दी। अब आपने देखा कि 3 सेकंड बीत गए घड़ी में और शांति है क्लास में, मतलब कोई वो नहीं हो रहा है, एक्टिविटी नहीं, फिर आप 10 लिख दीजिए। फिर भी है, फिर आप 10 लिख दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहला रूल ये है कि पहले तो हमें कैटेगरी सब याद होनी चाहिए, किस नंबर पे कौन सी कैटेगरी है। दूसरी बात ये, हमें हर 3 सेकंड में होने वाली एक्टिविटी नोट करनी है, और अगर 3 सेकंड से ज़्यादा वो एक्टिविटी कंटिन्यू है तो दोबारा से हम उसको मार्क करते हैं। दूसरा जो है कि मान लो हम 2 कैटेगरी में हमारा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 3 है या 4 है, मतलब क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है या बच्चा इनिशिएट ले रहा है। तो अगर हमें 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा होता है तो हमारे लिए क्या है
कि जो 5 से दूर है ना, मान लो 5 को हम बेस मान लेते हैं, जो 5 से दूर है, मान लो हमें 4 दें या 3 दें सपोज, तो 5 से दूर कौन सी है? 3, तो हम किसको दे देंगे? 3 को दे देंगे। तो दूसरा रूल आपने क्या जाना, अगर हमें 2 कैटेगरीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो 5 से ज़्यादा दूर है उसको हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे, है ना। जो 5 को हम बेस मान लेते हैं, 5 को, तो जो इससे दूर है उसको हम 3, अगर 5 में 6 और 7 में है तो कौन सी दूर ज़्यादा है? 7 वाली दूर है। अगर 6 और 7 है तो 7 को मानेंगे, तो जो हमारी 5 से दूर है। तो दूसरा रूल आपका क्या हो गया? ये हो गया। अगर शिक्षक जो है छात्र को बाय नेम बुलाता है ना, बाय नेम बुलाता है, भाई क्वेश्चन पूछने के लिए नाम ले रहा है, रमेश आप बताइए, तो नाम से पुकारता है, तो हम कौन सी तीसरी रूल क्या हो गया, अगर हम बाय नेम बता रहा है टीचर, तो हम कौन सी कैटेगरी रख देंगे? 4। ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि यदि छात्र सही उत्तर दे रहा है ना, सही, शिक्षक उसको सही उसके उत्तर को दोहरा रहा है, तो हम कौन से, अगर हम उसके करेक्ट आंसर को, टीचर जो है करेक्ट आंसर को रिपीट कर रहा है, तो हम कौन सी कैटेगरी दे देंगे? 2 दे देंगे। तो ये आपके कुछ रूल्स, और कुछ दूसरी बात है, कुछ देखिए जब आप एनालाइज करेंगे तो कुछ आपको अपनी उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं क्लास में, उस कैटेगरी का खुद आपको जजमेंट करना पड़ेगा, बहुत माइन्यूटली और बहुत हर 3 सेकंड में बहुत अटेंटिव होकर कि कौन सी कैटेगरी में हमें, किस में हमको डालनी है। उसके बाद और भी जैसे है कि अगर हम देखते हैं कि कक्षा जो छात्र अगर अपने कोई व्यूज दे रहा है ना, आप छात्र कुछ अपने जो भी आप टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें आपको अपने भी कुछ समझ डालना है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसमें क्या है आपका कि जैसे हम 3 कैटेगरी देंगे, है ना, 3 कैटेगरी। यदि डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन बाय स्टूडेंट एंड टीचर, बाय स्टूडेंट विद टीचर, है ना, मतलब डिस्कशन से विवेचना कर रहा है ना, जैसे शिक्षक जो है क्या कर रहा है, छात्र के विचारों को सुनकर उसकी विवेचना कर रहा है, उसकी स्वीकार कर रहा है, तो हम कौन सी कैटेगरी देंगे? 3 देंगे। तो ये आपने देखा कि या बच्चे बहुत, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा से जो है जल्दी से बोलने लगते हैं, या डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं हो रहा है टीचर से, शोर बहुत ज़्यादा मच रहा है, तब हम कौन सा देंगे? हम कैटेगरी देंगे। अगर छात्र जो है, इसमें जो हम रूल्स मैंने बताए, इन रूल्स को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें आप इसी तरह से कभी कभी जो हमें कंफ्यूजन होता है या हम कैटेगरी का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने रूल बताए। पहली बात तो आपको कैटेगरी को हर 3 सेकंड में नोट करना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि 2 कैटेगरी में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 से ज़्यादा जो दूर है उसको आप क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, उसी को मानेंगे। और बाकी आपने देखा कि अटेंटिव होके आपको बैठना है, और हर चीज़ को बहुत कंसंट्रेशन से, है ना, आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही, जब एज ए ऑब्जर्वर बैठते हैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही आप क्लासरूम में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया। अगर सभी छात्र एक साथ बोलने लगते हैं, है ना, जैसे बच्चे जो है, शिक्षक सरल कोई प्रश्न मैंने पूछा और आपने सबने मिलकर जवाब एक साथ दे दिया, तो कौन सा हम देंगे? यदि कलेक्टिवली आंसर है ना, कलेक्टिवली आंसर दे रहे हैं बच्चे, सामूहिक रूप से बोल रहे हैं, कलेक्टिवली आंसर दे रहे हैं, तो आप कौन सी देंगे? 8 कैटेगरी। ठीक, तो ये मैंने कुछ आपको 5-6 रूल बताए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको 10 कैटेगरीज पता चल रही हैं और उसके रूल्स पता चल रहे हैं। अब आपका जो प्रोसीजर शुरू होता है, आपसे कहा जाता है कि भाई 6A में टीचर पढ़ा रही है, आप उसकी कक्षागत व्यवहार का उसका एनालाइज करिए। तब आपका क्या होता है? प्रोसीजर। अब हम आते हैं प्रोसीजर में। कोई भी प्रोसीजर
वैसे तो ये लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपको अध्ययन करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रूल से पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में कि राइट एनी 2 रूल्स फॉर फ्रेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, तो आप वो भी सीख सकते हैं। कभी कभी 5 नंबर में आ जाए तो आपको सारे रूल लिखने हैं। तो इसके लिए आपको, और फ्रेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, दिस इज़ द टेक्निक ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। भाई टीचर बिहेवियर का हमें अगर उसको मॉडिफाइड करना है, यदि मुझे अपने क्लास में था, उदाहरण लेते हैं, यदि मैं ही अपने क्लास में इस समय पढ़ाती हूँ, आप लोगों से कहती हूँ कि एक कोई मेरे व्यवहार को, इंटरेक्शन को एनालाइज करे, तो उससे मुझे जो फीडबैक मिलेगा तो मैं अपने टीचर के जो मेरा कक्षागत व्यवहार है उसको मैं सुधार करूँगी। तो दिस इज़ द टेक्निक, ये टेट में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फ्रेंडर इंटरेक्शन क्या है, ये क्या है, कुछ लोग इसे टीचिंग पर टिक लगा देते हैं, टीचिंग नहीं, ये क्या है, टीचर मॉडिफिकेशन, टेक्निक ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन होता है। पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आपसे कहा जाता है कि भाई अब आप उस क्लास में जाके एक टीचर के क्लास के कक्षागत व्यवहार का अध्ययन, मतलब एनालाइज करिए। तो आप एज ए ऑब्जर्वर जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्लास में एक पहले तो अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाएंगे, एक पेन, एक कॉपी, और ये जो टेबल है, अगर आपको याद है 10 कैटेगरी तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक पेपर पे लिख के कैटेगरी को, जिससे आपको जल्दी से, और एक वॉच, ये सब लेके आप क्लास में पीछे बैठेंगे। जैसी क्लास शुरू होती है आप हर 3 सेकंड में होने वाली कैटेगरी को नोट करते जाएंगे उस कागज के ऊपर। तो लेकिन बैठने का प्लेस कैसा होगा, जहाँ पे कोई नॉइस पॉल्यूशन ना हो, टीचर को आप विजिबल हो टीचर, और उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, और आप उसकी हर एक्टिविटी और उसकी हर जो भी वो बोल रहा है या सुन रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, उसको आप कंफर्टेबली ऑब्जर्व कर सकें। तो आपने 2 चीज़ जानी। ऑब्जर्वेशन जो स्टेप है, पहली बात आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है, पेन, पेंसिल, घड़ी, और अपना एक आपको क्या लेके जाना है कि अगर आपको कैटेगरी कागज पे लिख के ले जाइए, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो, क्योंकि वहाँ इतना समय नहीं हो कि आप वहाँ पे सोचें। दूसरी बात, आप ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, टीचर की हर एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही हो और आप सुन भी रहे हो। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो आपका काम आएगा वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है कि हमें ऑब्जर्वर के बाद जो हम करेंगे, आपने हर 3 सेकंड के बाद आपने एक एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमको एक जो है क्या बनानी होगी, एक डेटा शीट बन जाती है ना। जैसे आपने करा कि प्रोसीजर ऑफ इनकोडिंग, अब हमारा दूसरा होगा इनकोडिंग। भाई इतना काम तो आपने देख लिया कि आपने सामान सब लेके पीछे बैठ गए जाके, और आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। टीचर पढ़ा रहा है और आप हर घड़ी में देख के उसकी हर एक्टिविटी नोट करते जाते। तो इसके लिए आपने क्या करा इन कोडिंग में कि आपके पास एक डेटा आ जाता है ना। भाई आप हर 3 सेकंड में एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, तो आपने क्या करा कि मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, भाई एक कैटेगरी 1 से 10 के बीच में है, तो सारे जो नंबर्स होंगे वो इसी के बीच में होंगे। तो आप जो मैंने बताया था ना, खाली शीट लेके बैठेंगे, तो उस शीट पे जो आप डेटा रखेंगे वो आपका कुछ इस तरह से होगा इन कोडिंग में। जैसे आपने लिख दिया 6, इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं इन कोडिंग को, क्योंकि इसमें 6, फिर आपने 10 ले लिया। जैसे आपको ये तो पता ही है कि हम कौन सी कैटेगरी
ये मैं एक इमेजिन कर रही हूँ कि भाई 6 कैटेगरी पे क्या था, 6 पे क्या था, 6 कैटेगरी पे जो हम लोग बोलते थे वो है आपका डायरेक्टिंग, है ना। तो डायरेक्ट कर रहा है, निर्देश दे रहा है, सपोज तो 6 आ गया। इसके बाद 3 सेकंड बाद फिर 10, यानी कि क्लास में शांति है थोड़ी देर, तो आपने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो जो कैटेगरी हो रही, हाँ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के उससे ले रही हूँ। आप क्लास में जो जो 3 सेकंड बाद एक्टिविटी हो रही है वो आप लिखते जाएंगे। 6 10 हो गई, 7 5 1, है ना। अब 7 पे क्या था, 5 पे क्या है, 1 पे क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस हैं, ये आप जो है क्या करते जाएंगे। फिर आपका 4 8 4, ये मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपका, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि अब हम ये इस तरह का आपका डेटा आएगा। ये मैंने थोड़े कम ही नंबर लिए, लेकिन आप यदि 30 मिनट का लेंगे तो 30 मिनट के हिसाब से आपके 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, उस हिसाब से आप लगाइए कितना हो गया ये आपके, कि भाई 30 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट में कितने हो गए, तो आपके पास इतने सारे मार्क्स होंगे, इतने सारे नंबर लिखे होंगे। ये मैंने थोड़े से लिए केवल आपके समझाने के लिए। तो आपने क्या देखा भाई 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड है। अब 3 मिनट में आपको ये हल करना है ना। तो इसमें आपको आप कम से कम 1200 तक तो वैसे हम लोग मान के चलते हैं इसमें, क्योंकि कुछ समय हम उसमें निकाल देते हैं कि बीच में गैप है, लेकिन साइलेंस में भी आपको 10 लिखना है। अगर गैप है तो आप इसमें क्या करेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए। तो आपने देखा कि अब हम पीरियड ओवर हो गया, आप इस शीट को लेके अपनी क्लास से बाहर आ गए। यानी कि इतना सारा काम आपका किसमें है, जब टीचर क्लास पढ़ा रहा है, आपने उसके बस खाली जल्दी जल्दी आपने जो 3 सेकंड में वो एक्टिविटी कर रहा है उसको आप लिखते चले गए। हर चीज़, अगर रिपीटिशन है तो आप रिपीटिशन में लिखेंगे, लेकिन तो इसमें बहुत केयरफुल होके, बहुत सावधानी पूर्वक, आपके अंदर ऑब्जर्वर की स्किल भी होनी चाहिए, जिससे आप उसमें ध्यान से जितना अच्छा, क्योंकि यही बेस है कैलकुलेशन का। अगर इसमें गलती हो गई तो आपकी उसमें मैट्रिक्स में भी बनाने में गलती होगी और आपका इंटरप्रिटेशन भी गलत होगा। तो आपने देखा ये शीट लेके हम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं क्लास से। और इसमें हम क्या करते हैं, फिर जो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके नंबर से उसके ऊपर हम एक 10 जोड़ते हैं और नीचे हम 10 जोड़ते हैं लास्ट में। और ये क्यों जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं कि माना जाता है कि जब क्लास में टीचर एंटर करता है तब स्टार्टिंग होती है, तो उसमें हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो 10 में हम क्या मानते हैं, उस समय क्लास में शांत, जैसे टीचर क्लास में जाती है तो बच्चे शांत होकर बैठ गए, और जब टीचर क्लास छोड़ती है तब भी बच्चे क्लास शांति होती। तो हमने 10 कैटेगरी ऊपर, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्यों जोड़ देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जोड़ देते हैं कि जब टीचर क्लास से बाहर जाता है और ये एंटर करता है तो क्लास में साइलेंस होता है। ठीक, इसके बाद अब आप क्या करते हैं, इसमें हम ये इसके जोड़े बनाते हैं। इस तरह बनती है, देखिए पेयरिंग, देख रहे हैं आप, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8। लेकिन पेयरिंग का तरीका ऐसे ही होगा कि एक चीज जो है, एक ये नंबर जो है, जैसे आपने कहा तो ये 6 जो है दोनों पेयर में आ रहा है। तो पेयरिंग का तरीका ये है, तो यानी कि आपने देखा इन कोडिंग में आपने कक्षा में जाके उसकी हर 3 सेकंड होने वाली इनको हमने नोट कर लिया। इसके बाद हमने उसकी पेयरिंग करी। पेयरिंग करने के बाद अब हमारा दूसरा जो आता है वो आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लेते हैं, इसमें ही हम ले लेते हैं तीसरा, ऑफ मैट्रिक्स।
इतना समझ में आ गया। प्रोसीजर चल रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन में हमने हर 3 सेकंड की होने वाली एक्टिविटी नोट कर ली। उसके बाद हमने इसकी पेयरिंग करी, ऊपर नीचे हमने 10 जोड़ दिया, क्योंकि क्लास में जाने से पहले बाद में निकलने के बाद क्या होता है, हमारा क्लास साइलेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे हम 10 जोड़ते हैं, जो भी आपका स्टार्टिंग नंबर हो, जो लास्ट एक्टिविटी हो। यहाँ मैंने थोड़े लिए केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन बाकी आपके नंबर इतने कम नहीं होंगे। 30 मिनट आपको पूरा ऑब्जर्व करना है। मेरे ख्याल से आधा घंटे क्लास सभी स्कूलों में होती है। 8th क्लास के बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे, 8 आपको 6, 7, 8 बच्चे का ऑब्जर्व करना होता है, तो 30 मिनट से कम तो लेना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने ये पेयरिंग कर दी। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ गया। पहला ऑब्जर्वेशन, इनकोडिंग। किसी किसी बुक में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को इनकोडिंग का ही पार्ट बताया है, तो उसमें कोई ऐसी बहुत वैसी कोई गलती नहीं है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, नहीं तो इनकोडिंग में भी आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, इसको हम अलग से लेते हैं या इसमें ले लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, इसको हम 10 into 10 भी कहते हैं, मैट्रिक्स टेबल। 10 into 10 यानी कि हम 10 कॉलम इसमें करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एक एक्स्ट्रा करते हैं टोटल के लिए, और 10 ही हम क्या करते हैं, इसमें रो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9। एक और एक्स्ट्रा करते हैं इसमें हम, बल्कि 2 एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि हमको एक टोटल के लिए चाहिए होगा। ये हमारा एक एक दोनों तरफ एक रो भी एक्स्ट्रा करते हैं और एक कॉलम भी एक्स्ट्रा करते हैं। इसको हम बेसिकली 10 into 10 भी कहते हैं, 10 into 10 मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 आपकी रो है और 10 आपके कॉलम है। तो 10 ही 10 क्यों लिया, क्योंकि हमको मैंने बताया था कि फ्रेंडर ने जो है, जो टीचर का जो वर्बल बिहेवियर है उसको 10 कैटेगरीज में बांटा है। तो हमने 10 कॉलम ली और 10 हमने क्या लिए, रो लिए। तो आपने देखा यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसमें हमारी रो है और 10 जो है आपकी क्या है। इसमें हमने क्या करा, ये आपको पता ही होगा कि ये आपकी कॉलम है और ये आपकी रोज। तो यहाँ पे हम अब हमें ये जो हमने बनाया पेयर, इसको हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें लगाना है। तो ये जो ऊपर वाला है वो 10 पे 6 है ना, 10 ये है और 6 का है हमारा ये है। इस पे मैंने एक 10 लगा दी, देख रहे हैं आप।
इसके बाद सेकंड वाला 6 पे 10, 6 ये है और 10 हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब 10 पे 7, 10 ये है और 7 हमारा यहाँ, ये ऐसे टैली लगाते जाएंगे। अब 7 पे 5, 7 पे 5, अब 5 पे 1, 5 पे 1, 1 पे 4, 1 पे 4, अब 4 पे 8। फर्स्ट वाला क्या है, ये हमारा किसको दिखा रहा है, रो को। 4 पे 8, 4 पे 8, अब 8 पे 4, ये क्या हमारा 8 पे हमारा 4। तो आपने देखा कि ये हमारा किस तरह आया, हमने इसको कैसे करा, इस पे हमने और भी जो कैटेगरीज होंगी हम इस पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल और यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, टोटल। हमें दोनों का ही टोटल करना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है तो ये 1 हो गया, नीचे यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, 0, यहाँ पे हमारा 0 है ना। इसके बाद हमारा किस पे है, 4 पे हमारा क्या है, 4 पे हमारा है 2, जैसे ये आपका 1 और 1 2, एक ये था और एक आपका ये 2 आ गया। इसके बाद 5 पे 1 है ना, 5 पे हमारा 1, इसके बाद 6 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1 है ना। तो जो भी हमारा जो होता जाएगा वो हमारा, इसके बाद इस पे हमारा कुछ नहीं है 9 पे, फिर हमारा ये 1। तो आपने देखा हमने इसका क्या कर लिया, टोटल कर लिया। इसी तरह हम इधर का भी टोटल करेंगे, 1 फिर 0, इधर कुछ नहीं है 0, देखिए फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर हमारा 2। तो आपने देखा कि हमने दोनों तरफ के करे, ये हमारा 1 और एक ये आ गया, ये 0 1 0, तो हमने दोनों तरफ के क्या कर दिए, इसमें हमने टोटल कर दिए। ये था आपका, देखा आपने, इसमें हमने 10 में 6 करा था, आप लोग को 10 में 6 हुआ था, फिर 6 में 10, 6 में कौन सा 10 हुआ था, फिर हमारा 10 में 7, 10 में 7 लगा दिया था, फिर 7 में 5, 7 में 5, फिर 5 में 1 ये लगाया था, फिर 1 में 4 ये लगा था, फिर 4 में 8, 4 8, फिर 8 में 4, तो हमने क्या करा था, 8 में 4 के बाद हमने ये 8 हो गया था, ये 8 और 8 में हमारा 4 कहाँ है, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, 4 में 10 है ना, 4 में 10, तो एक इसमें ये 4 में 10 ये रह जाता है, इसमें हमारा ये वाला, तो यहाँ पे हमारी टोटल में 2 आएगा, ठीक है। तो आपने देखा 0 0 2, फिर हमारा क्या आया, 2 के बाद हमने इसमें ये 1 आ गया था, इसके बाद आपका 1, फिर आपका 0 2। तो हमको ये देखना है कि हमारा ये एक वो जो है, एक हमारा क्या होना चाहिए कि इसमें बराबर टोटल होना चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं दोनों तरफ से तो कितना आता है, 9 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 आया। और इधर से जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया हमारा, 0 0 1 1 2 3 4, तो 1 2 और एक 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे ये हमारा 9 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स।
कि लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारा मैट्रिक्स तभी सही माना जाएगा जब हमारा इसका टोटल, और ये जैसे हमारा यहाँ पे 9 आया है, हमारा कितना होना चाहिए, पूरा 9 होना चाहिए। तो आपने देखा इंटरेक्शन एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप आपका था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ टीचर बहुत अच्छे से दिखाई दे, उसकी आवाज़ और वो स्पष्ट दिखाई दे। पेन होना चाहिए, कागज होना चाहिए। अगर कैटेगरीज में नहीं याद है तो एक कागज पे कैटेगरीज का क्रम भी लिख के जाना चाहिए, घड़ी रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि उस शीट पे इस तरह से हर 3 सेकंड में होने वाली उसकी हम कोडिंग करते हैं। रूल्स बताए कि कैसे हमें देखना है, हर 3 सेकंड में होने वाली है। कन्फ्यूज़न है तो जो 5 से दूर है उसको लिखना चाहिए। अगर आवाज़ से पुकार रहा है बच्चा तो 8 से स्टूडेंट टीचर को जो लिखना चाहिए। और बाकी आपको कैटेगरीज सब एक्सप्लेन की गई थी उसमें, उस हिसाब से आपको नाम देना है। उसके बाद लास्ट में और नीचे हमें 10 जोड़ देना है। क्योंकि उसमें क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि टीचर के जाने से पहले और क्या कहते हैं, आप एंटर होने से पहले क्लास में हम मान के चलते हैं कि साइलेंस क्लास होती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे इसमें जो है हम 10-10 हम जोड़ देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो भी हमने 10 × 10 जो मेरी मैट्रिक्स बनी है, इसके बेस पर ही हम उसका, ये हमारा फर्स्ट था, कौन सा स्टेप था, ऑब्जर्वेशन। दूसरा मेरा स्टेप था, क्या करा हमने, उसकी डिकोडिंग करी, है ना। हमने क्या करा, इनकोडिंग करी, कि हमने कोडिंग कर दी। टीचर के जो बिहेवियर था उसको इनकोडिंग कर दी, क्योंकि इतना लंबा तो लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है पूरी कैटेगरी। तो हमने नंबर 1 का मतलब नंबर 2, नंबर 3। उसके बाद मैंने इसको इन पेयरिंग का तरीका बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा मैंने आपको बताया है कि एक नंबर इस पेयर में भी आएगा और दूसरे पेयर में भी आएगा। इसके बाद हमने सारे इसको 10 पे 6, यानी कि पहला हम किस पे देखते हैं, इसमें देखते हैं कॉलम में, और उसके बाद 10 में 6 पे मैंने कहाँ लगा दिया था, यहाँ पे। इस तरह से हमने इस पे करना शुरू कर दिया। अभी क्योंकि कम नंबर हैं तो हमारा एक टैली आई है, लेकिन जब आप 30 मिनट पूरा टीचर का बिहेवियर करेंगे तो उसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे। हो सकता है कि दोबारा से फिर इस पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, 5-5 का जो है एक बनाते जाते हैं। जैसे 4 आए, 5 को आपने ऐसे काट दिया, जिससे कि आड़ी लाइन से, जिससे कि आपको काउंटिंग में आसानी रहती है। तो इसमें हमने देखा कि आपको क्या करना है कि बस हमको इस मैट्रिक्स में उसको, इसीलिए हम इसको, ये बहुत आता है टेट में भी कि 10 × 10 मैट्रिक्स क्या है ना। तो ये टीचर के बिहेवियर का इनकोडिंग का एक स्टेप है। अब आपका जो आता है दूसरा, डिकोडिंग। तो हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स के बाद हमको क्या करना है कि अब हमें इसको क्या करना है, डिकोडिंग करनी है। अब प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। डिकोडिंग में आपको क्या करना है, डिकोडिंग या हम इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, है ना। डिकोडिंग या ऑब्लिक भाई, अब आपने टीचर के बिहेवियर की इनकोडिंग कर दी, उसके आपने उसको मैट्रिक्स बना दिया। आपके पास क्या है, पहले स्टेप में खाली आप पे शीट थी जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे, आपने पेयर। दूसरी शीट में आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब आपका काम क्या था, आपको ये बताना है कि टीचर के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाइड करना है। आपके पास टीचर आता है कि भाई आपने हमारी क्लास एनालाइज करी, तो जरा हमें आप फीडबैक दीजिए। तो आप फीडबैक कैसे देंगे, क्या मैट्रिक्स दे देंगे उसको पूरा उठा के? उस मैट्रिक्स से तो वो कुछ नहीं समझेगा। 1 2 3 4 5 6 टैली 4 10 खाने, ऐसे 10 खाने। तो उससे हमें अब उस जो हमारी टेबल बनी है, जो हमारी मैट्रिक्स बनी है, उसको अब हमें कैसे करना है, उसको जो हमने इनकोडिंग करी थी अब हम उसकी डिकोडिंग करेंगे। अब उससे डेटा जो मिला है हमें, अब पहले हमने क्या करा था, जो टीचर व्यवहार कर रहा था उसको हमने क्या करी थी, इनकोडिंग करी थी, है ना। उस पर हमको अब उल्टा होगा, जो हमें नंबर मिले हैं
अब उसको हम व्यवहार में उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, है ना। नंबरों से तो हमें पता नहीं चल रहा है, पहले आपने उसके व्यवहारों को नंबर दिया था, अब नंबर के आधार पे आपने मैट्रिक्स बना लिया। अब उस मैट्रिक्स से काम नहीं चलेगा ना, 1 2 3 4 10 इसमें इस वाले खाने में 10 है। अब आपने उन नंबरों से इंटरप्रिटेशन करेंगे, है ना, उसकी डिकोडिंग करेंगे। अब उसके ऊपर से कोडिंग हटाएंगे और उसको लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि भाई ये क्या क्या, इससे मतलब क्या निकल रहा है। आप कैसे बताएंगे, उसके बारे में लिख के देंगे ना टीचर को कि भाई आपने 30 मिनट में ऐसे पढ़ाया था। आप कैसे लिखेंगे जब तक आप उस टैली को, उस मैट्रिक्स को उससे समझेंगे नहीं। उसको हम कैसे बताएं कि भाई जो है इससे क्या क्या निकल रहा है, क्या आप बताएंगे। तो टीचर को मैट्रिक्स तो पकड़ा नहीं देंगे आप, उसको आप लिख के देंगे उसके बारे में कि भाई क्या क्या आप में अच्छाइयाँ हैं, कैसे आप और अच्छा सुधार ला सकते हैं। तो इसके लिए हमारा अब क्या होता है, डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या करते हैं हम, मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक तो अध्ययन होता है क्वांटिटेटिव, और एक होता है बी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, और इसका मतलब गुणात्मक। ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को डिटेल में। पहले तो मात्रात्मक होगा तभी हम गुणात्मक कर पाएंगे। तो हम पहले उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मात्रात्मक करेंगे अध्ययन। समझ में आया। पहले हमने क्या करा था, इनकोडिंग करा था। इनकोडिंग के आधार पे हमने मैट्रिक्स बनाया। अब उस मैट्रिक्स का दो तरह से अध्ययन करेंगे। पहले हम करेंगे मात्रात्मक और दूसरा हम करेंगे गुणात्मक। इसको हम डिकोडिंग भी कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन, दूसरा इनकोडिंग, तीसरा कह लीजिए, उसमें मान लीजिए तीसरा क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 into 10 मैट्रिक्स टेबल। फिफ्थ है, अब आपका फोर्थ क्या है, ये किस तरह से हम डिकोडिंग करेंगे। डिकोडिंग में मात्रात्मक और मात्रात्मक में हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो हम देखते हैं उसमें हमको पहली बात तो ये है कि इसमें हमें व्यवहार को, टीचर का बिहेवियर रेशो, इसमें हम जो तक यूज़ करते हैं बिहेवियर रेशो यूज़ करते हैं। बिहेवियर रेशो के आधार पे मैं बताती हूँ कैसे आप इसका बिहेवियर रेशो निकालते हैं। ये एक तरह से तरीके हैं, तो बहुत सारे तरीके, लेकिन हम यहाँ पे बिहेवियर रेशो के थ्रू आपको बता रहे हैं। बिहेवियर रेशो से क्या है, सबसे अच्छा इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी हमारी टेबल होती है ना, जैसे हमारी टेबल थी आप जो हमने बनाई थी, उस टेबल के आधार पे यदि मैं बिहेवियर रेशो निकालती हूँ। बिहेवियर रेशो क्या है कि टीचर ने कैसे, कितनी देर वो बोला, कितनी देर स्टूडेंट बोला, कितनी देर साइलेंस रहा, कितनी देर इनडायरेक्ट हुआ, कितनी देर डायरेक्ट हुआ। तो ये सारे जो हमारे हैं इसको हम बिहेवियर रेशो निकालते हैं, लेकिन हम किस में निकालते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज से हमें आइडिया लग जाता है कि अगर मैं कहती हूँ 80 आया बिहेवियर रेशो मतलब टीचर टॉक का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 80% टीचर बोला है, 30 मिनट में 80% टीचर टॉक आ रहा है, तो यानी कि टीचर ही ज़्यादा बोला है, केवल 20% और एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इसको लगेगा कि, जबकि हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए टीचिंग में। ऐसा नहीं कि टीचर ही बोलता रहे, स्टूडेंट बहुत शांत रहे, तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो इससे हम थोड़ा सा इससे क्या निकाल लेते हैं, आइडिया निकाल लेते हैं। जैसे मैंने देखा कि अगर हम निकालते हैं टीचर टॉक रेशियो, पहला मैं लेती हूँ टीचर टॉक रेशियो। टीचर टॉक को हम TTR भी कहते हैं। टीचर टॉक रेशो में क्या है कि इसमें हमें क्या करना है, टीचर टॉक में कितनी सारी वो आती हैं कैटेगरीज हमारी,
टीचर टॉक में हमारी 7 कैटेगरी आती हैं, पूरी जो हमारी टीचर टॉक में आती है। मैंने आपको बताया था कि टीचर टॉक में 7 कैटेगरी आती हैं। टीचर टॉक में हमारी 7 कैटेगरी आती हैं और पीपल टॉक में हमारी 2 कैटेगरी आती हैं और साइलेंस एंड कंफ्यूजन में हमारी 1 कैटेगरी आती है। तो यदि मुझे टीचर टॉक रेशो निकालना है तो इसमें मैं क्या करूंगी, जो हमारी 7 तक की आवृत्ति आई है ना, 7 जो हमने जो मैट्रिक्स बनाया था उसमें जो हमारे 7 तक की आती है तो उनका हम टोटल करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे मेरी टेबल थी यहाँ पे, हाँ, 10 जो हमारी टेबल थी, मैं जस्ट फॉर आपका टोटल वाला ले लेती हूँ। जो टोटल करा था हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारा 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या था, टोटल वाला था। तो अब आपको मैंने बताया कि 7 कैटेगरी तक हमारी टीचर टॉक आती है। तो हमारे 7 तक जो हमारी आई थी वो हमारी आई थी 1 0 0 3 है। एक मिनट हम लिख लेते हैं 1 1 0 0 3। तो जो हमारी ये आए थे टोटल इसमें आया था, अगर हमें 7 तक का टोटल यहाँ देखना है ना, तो 1 0 0 3 जो था हमारा, उसमें हमने देखा 1 0 0 2, फिर 1, फिर 1 और इसके बाद आपका फिर 0 और आपका इसके बाद आपका था 2। अब हमें 7 कैटेगरी तक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जो हमारा टोटल आया, 1 2 और 1 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 तक जो हमारे टीचर टॉक की केवल इतनी कैटेगरी आ रही है, उसका टोटल हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 और 1 3 4 5 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 6 अपॉन टोटल हमारा कितना आया था यहाँ पे 9 या 9 था टोटल, अपॉन 9 इंटू 100। तो ये हमारी क्या हो गई, टीचर टॉक। अगर मुझे पीपल टॉक रेशो निकालना है, पीपल टॉक रेशो है ना, पीपल टॉक रेशो में हमें पीपल टॉक की कितनी है, केवल हमारी 8 और 9, ये हमारी 8 और 9, ये 8 और 9 यानी कि ये वाली 8 और 9। तो 8 और 9 में हमारी कौन सी है, 0 और 2 यानी कि 2 ही टोटल हो गया, 2 इंटू 9 इंटू 100। तो आपने देखा कि जो हमारा ये है, ये इसमें हम एक एक्स्ट्रा ये मानते हैं, सपोज क्लियर हो जाएगा इससे आपको थोड़ा, है ना। 10 ये टोटल का है, तो आपने देखा इसमें कि 0 और 2, ये हमारी 0 और 2 आ गया और यहाँ पे हमारा 9। तो जो 10 10 कैटेगरी हो गई इसमें, तो हमने ये देखा कि इसमें जो हमारी, इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई हमारा कितने % टीचर बोला और कितना % हमारा स्टूडेंट बोला। तो इसमें आपने देखा कि जो है कि जो आपने देखा इसमें कि देखिए इसमें जो हमारा 2 0 और ये 1 जो पैराडेटा था। अब इसमें हमको जो फ्रेंडर ने जो है हमें टेबल भी दी है, जिससे हमें अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, उन्होंने बताया कि अगर हमारा टीटी जो है 67 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 67, तो हमारा टीचर कैसा है, इनइफेक्टिव है। क्योंकि टीचर इतना बोल रहा है 67 से भी ज्यादा,
से हो रहा है तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू अगर 67 से ज़्यादा आती है तो हमारा टीचर कैसा है, इनफेक्टिव है। अगर इसकी 21 से है, अगर ये 21 से ग्रेटर आ रहा है पीपल टॉक, तो यानी कि ये हमारा टीचर कैसा है, यानी कि बच्चे ज़्यादा, देखिए अच्छी टीचिंग वो होती है जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। तो यदि 67 से भी ये ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो बच्चे मतलब इनिशिएशन, ये तो आपको लॉ भी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी है कि सीखने के लिए स्टूडेंट का तत्पर होना बहुत जरूरी है, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारी इसकी वैल्यू 21 से ज़्यादा आती है टीचर टॉक की, इसकी पीपल टॉक रेशो की, तो हमारा कैसा है, इफेक्टिव टीचर है, इफेक्टिव टीचिंग है। और ये कैसी है, इनइफेक्टिव टीचिंग है। तो ये उसने कुछ बताया हमको जिससे हमको पता चला कि अब साइलेंस का देखें, ऐसे साइलेंस का भी निकाल सकते हैं हम रेशो। साइलेंस हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, 10th में। तो 2 आई थी इसकी खाली, तो 2/9 इंटू 100। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है हमारी आई किससे, 12 से भी ज्यादा आ गई, इसकी मान लो 12 से ज्यादा आ गई, तो टीचिंग कैसी है, इनइफेक्टिव। मतलब बहुत ज्यादा साइलेंस नहीं होना चाहिए ना क्लास में, कि भाई बच्चा क्लास में मान लो हमारी जो है क्लास में इतना ज्यादा, तो 12 तक तो चलता है। अगर इसकी वैल्यू आती है हमारी कितनी आती है, 12, अगर 12 से ज्यादा आती है साइलेंस रेशो की, तो हमारी जो टीचिंग है वो कैसी है, इनइफेक्टिव है। तो ये कुछ उन्होंने तरीका बताया बिहेवियर रेशो के थ्रू। हम बस इसका जो बेसिक यही है कि जितने लेवल, अगर मैं पूछती हूँ इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट हमारी खाली 3 ही थी, तो खाली हम 3 ही का ही टोटल लेंगे, 1/9। अगर मैं पूछती हूँ डायरेक्ट की, तो केवल 2 की लेंगे। तो इसमें साइलेंस में खाली हमने इसका लिया। पीपल इनिशिएशन मतलब जिस कैटेगरी में वो आती है हमारी, उसी कैटेगरी की हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, टोटल। तो बिहेवियर रेशो एक तरीका है 10x10 मैट्रिक्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। इसकी बिहेवियर रेशो के लिए फ्रेंडर ने टेबल भी दी, उस टेबल में दोनों ही तरह से दिया गया है, एक तो हमारे जो यूएसए के स्कूल्स के बेस पे और हमारे इंडिया के स्कूल के बेस पे। तो जो मैंने ये डेटा बताया वो आपको इंडिया के स्कूल के डेटा के बेस पे बताया है। तो 67 से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू आती है पीपल टॉक की, टीचर टॉक की, साइलेंस की, तो हमने इसमें क्या करा, स्टेडी का भी होता है इसमें। यदि मैं स्टेडी स्टेट रेशो लूँ, स्टेडी स्टेट रेशो कैसा होता है कि अगर 2 कैटेगरी बार बार आ रही है ना, जैसे में 2 है तो 2 के बाद क्या करना है मुझे, मान लो 2 कैटेगरी आई, फिर 3 सेकंड तक 2 चली, फिर 3 सेकंड तक जो चली, तो यानी कि 3 बार जो है हमारी कैटेगरी 2-2, 3-3 आ रही है। तो हम ये देख लेते हैं कितनी बार कोई कैटेगरी आई। ये पूछा जाता है कि स्टडी सेल से या कोर्स से आप क्या समझते हैं। तो स्टडी से क्या होता है कि जो कैटेगरी मैंने बताया था कि हर 3 सेकंड बाद आपको करनी है, मान लो 4, फिर 1, 2, 3, 5, फिर 6, तो ये एक बार ये आई, एक बार ये आई, तो एक बार यानी कि 2 स्टडी सेल होगी, तो जिसमें हमारी एक कैटेगरी जो है बार बार हमारी क्या करेगी, आती रहती है। उसको स्टडी सेल रेशो भी निकाल सकते हैं आप। तो इसमें आपने देखा बिहेवियर रेशो है। इसके बाद हम इसका जो है क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं हम इसमें कि क्वांटिटेटिव हो गया, अब हमें मैट्रिक्स का क्या करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ नाम हैं। अगर हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव के कई तरीके हैं। पहला जो आपका तरीका है क्लॉकवाइज फ्लो चार्ट। है ना, बी है आपका तरीका कौन सा है, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एक्टिविटीज, या इसमें हम जो देखते हैं इनडायरेक्ट, उसके बाद भी हम ये भी देख सकते हैं बॉक्स फ्लो डायग्राम। बॉक्स
और सी है आपका फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल। ये तीन तरीके हैं जैसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ये केवल नाम है आपका, और तीसरा जो है आपको इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, फ्लेंडर मॉडल आपने पढ़ा होगा कि मॉडल में आपका सिंटैक्स है या आपका फोकस है, इस आधार पे हम इसका क्वालिटेटिव जो मॉडल के आधार पे भी हम करते हैं। ये आपको मॉडल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, फ्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जो इसके आधार। लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए कि ये हमारी क्वालिटेटिव इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल के बेस पे हम कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं। इसमें आपको वैसे ये सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स है, या आपका जैसे आपने देखा कि सिंटैक्स, फोकस, कैसे सपोर्ट सिस्टम है, तो इसके आधार पर हम इसका एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आपके एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, क्या है, ये तो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी क्या लाभ है और क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसके वो हैं। लाभ में आपने देखा कि इसका एक तो इससे क्या हो जाता है हमारा रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव है ना। एडवांटेजेस में आपने देखा सबसे पहली बात तो रिलायबल है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दूसरी बात आपको उसने बताई कि ये हमें हेल्प द डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर का पैटर्न किस तरफ जा रहा है उसको नापने में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो हेल्प इन डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ टीचर बिहेवियर, है ना। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई टीचर के बिहेवियर किस तरफ जा रहा है, बिहेवियर रेशियो निकल कितना % टीचर काम कर रहा है, कितना वो है। इसके बाद फैक्ट्स को एनालिटिकल कर सकता है, जो भी क्लास में फैक्ट्स हो रहे हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, है ना, एनालिटिकली, है ना। तीसरा क्या हो गया, फैक्ट्स को एनालाइज करता है ना, फैक्ट्स को एनालाइज करता है। इसके बाद पोटेंशियल टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में आता है, पोटेंशियल टूल ऑफ फीडबैक। तो दिस इज द पोटेंशियल फीडबैक ऑफ टीचर, क्या कहते हैं, फीडबैक ऑफ जो है टीचर के बिहेवियर का फीडबैक करना। इसके बाद इसमें हम सप्लीमेंट भी है इन सर्विस, और उसमें भी हम यूज़ करते हैं टीचर के बिहेवियर में कि हम कैसे करते हैं। इसके बाद इसका जो हमारे लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस में तो आपको पता ही है कि केवल फ्लेंडर ने नॉन वर्बल बिहेवियर का कोई प्लेस नहीं दिया। ये तो बहुत याद ही रखिए कि नॉन वर्बल बिहेवियर का कोई प्लेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, अब आपने देखा इसमें कि कोई कैटेगरी ऐसी है जो इसमें इन्होंने फीडबैक इसमें ली ही नहीं गई है फ्लेंडर ने, तो जो जबकि वो एक्टिविटीज एक्सप्लेन करना है या टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो आज आपने फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस का प्रोसीजर पढ़ा और लिमिटेशंस एंड एडवांटेज। आशा करती हूँ कि ये सेशन आपका नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू।